राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको चार्ट्स के बारे में बताया था कि चार्ट के कितने प्रकार हैं, है ना। तो इसी प्रकार के चक्कर में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ट्री चार्ट, लाइन चार्ट, इसके बारे में आपको बता दिया था डिटेल्स। तो इनको मैं आज दोहराऊंगी नहीं, है ना। अगर आपको जानना है तो पिछले वीडियो में जाएं और उसको देखें। तो आज हम आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और ट्री चार्ट और तीसरा था लाइन चार्ट, इसके बारे में मैंने डिटेल्स बताई आपको। इस पर हम आज डिस्कस नहीं करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं फ्लिप चार्ट के बारे में। फ्लिप चार्ट, है ना। क्या होता है फ्लिप चार्ट? आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, आजकल आता है ना, बहुत नाम सुने हैं, खूब चलता है। फ्लिप चार्ट क्या होता है? किसी को पता है क्या है फ्लिप चार्ट? कोई भी बताओ फ्लिप चार्ट क्या है भाई। चलो, आप लोग को नहीं मालूम है, मैं बता देती हूँ। फ्लिप चार्ट का मतलब है कि एक इस प्रकार का फोटोग्राफ्स का या चित्र का बहुत सारा बंडल्स, है ना। अगर हम किसी चीज को दर्शाना चाहते हैं फ्लिप चार्ट के माध्यम से, तो किसी भी कहानी को, किसी भी विकास को, किसी भी प्रगति को अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप फ्लिप चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हो। इसमें क्या करते हैं कि चार्ट पेपर का 2 कार्ड होता है ना, और इसमें छेद बने होते हैं, यहाँ पर धागा बंधा रहता है, समझ गए। जब धागा बंधा रहता है, कैलेंडर समझो ना, कि कैलेंडर को आप पलटते रहते हो, मोटा मोटी समझो। 12 महीने का कैलेंडर है तो बीच में छेद रहता है, कैलेंडर पलटते जाते हैं। सिमिलरली फ्लिप चार्ट में किस पिक्चर के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, अथवा आपका लिखित सामग्री के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हो। तो शिक्षण सामग्री का एक टीचिंग मटेरियल्स जो आप लोगों को समझाना चाहते हैं जिस किसी भी चीज के बारे में, उसके लिए फ्लिप चार्ट एसेंशियल है। बात समझ में आ गया? फ्लिप चार्ट क्या है? फ्लिप चार्ट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बात क्या है कि फ्लिप चार्ट बनाने वाला व्यक्ति आर्टिस्ट होना चाहिए। मान लो चित्र बनाए तो ऐसा मत बनाए कि कबूतर उड़ रहा है। कबूतर बनाए तो कबूतर दिखना चाहिए, है ना। कबूतर है तो कबूतर दिखना चाहिए, यानी कि बनाया कबूतर बन गया तोता, ऐसा नहीं। तो जो व्यक्ति चित्र बना रहा है, जो व्यक्ति उस चीज को लिख रहा है, उसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दर्शक ना बहुत चालाक होता है, वो देख लेता है कि कितना आता है, जो चित्र बना है वो कितना अट्रैक्टिव है, जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो कितना रिलायबल है, कितना वैल्यूएबल है, और तभी वो उनकी बात को सुनते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और उनकी बात को मानते हैं। फ्लिप चार्ट समझ में आ गया? इसका मोटा मोटी कैलेंडर कैसा होता है? 12 महीने का कैलेंडर आप रखते हो ना, आपके घर में भी है या नहीं है बोलो? उसी तरह का फ्लिप चार्ट होता है, ठीक है। अब मैं फ्लिप चार्ट के बारे में डिटेल्स बता दिया है। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, बहता, फ्लो मतलब क्या होता है? बहता हुआ। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, इसको मैं इस माध्यम से बता रही हूं। ऐसे समझो कि यहां पर है हिमालय पर्वत आपका, ठीक है। फ्लो मीन्स बहता हुआ। नदी बहती है ना, तो नदी में कितना प्रदूषण है, गंगा नदी के प्रदूषण को अगर हम देखना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं, तो फ्लिप चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। सॉरी, फ्लो चार्ट, फ्लिप नहीं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो। इस फ्लो चार्ट में होता क्या है ये समझो। इसको मिटाती हूं मैं, है ना। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में मान लो ये हिमालय है, यहां पर है गंगोत्री। क्या है यहाँ पर? गंगोत्री, है ना। गंगोत्री से जब गंगा निकल के आती है, बूंद बूंद बहती है गंगा, तो बहुत होती है, उसका जो पानी होता है चमकीला होता है, खूब चमकीला होता है पानी, शुद्ध होता है, शीतल होता है, इतना मधुर होता है पानी, अमृत समान होता है। जब हिमालय की गोद से गंगा निकलती है, गंगोत्री से जब गंगा निकलती है, तो बूंद बूंद करके टपकती है गोमुखी से, और यहां से जब गंगा आ जाती है यहाँ पर ऋषिकेश, ये ऋषिकेश है। ऋषिकेश में आने के बाद जो गंगा में वहीं से प्रदूषण मिलना शुरू हो जाता है। जैसे अधिकांश लोग हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, आपको भी मालूम है, वहां जाते क्या करते हैं? फूल चढ़ाया गंगा मैया को, नारियल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, गंगा में जाके नहाया। तो केवल नहाने वक्त शुद्ध से तो हम नहाते नहीं है ना, हमारे शरीर की गंदगी, हम जो कुल्ला कर देते हैं,
और जो हम फूल पत्ती गंगा में जाके प्रवाहित कर देते हैं, तो जो गंगा कल कल करके बहती हुई आ रही है, कहां से? गंगोत्री से चमकती हुई गंगा धीरे धीरे करके बहते हुए जब पृथ्वी पर आ रही है ना, और आगे बढ़ती है ना, पत्थर और चट्टानों से टकराते हुए आगे निकलती है, तो यहां क्या देखती है? ऋषिकेश तक आते आते साधु संत हम आप और जितने भी जनता है जो जाते हैं गंगा जी, वो कहते हैं कि भैया गंगा आए हैं तो कुछ कर देना चाहिए, कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं, फूल पत्ती नारियल डाल देते हैं, और यहाँ से गंगा का प्रदूषण शुरू हो जाता है। गंगा में नहाते हैं, अपने कपड़े भी निचोड़ते हैं, साबुन से भी धो लेते हैं, तो आपके कपड़े का मैल, आपके शरीर का मैल, आपने जो फूल पत्ती चढ़ाया, वो वहाँ से गंगा जो यहाँ चमकती हुई थी, वो गंगा आकर के प्रदूषित हो गई। अब गंगा देखो, यहाँ तक तो प्रदूषण हुआ लेकिन कम हुआ, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों से गंगा आ रही है टकराते हुए। अब गंगा आ जाती है यहाँ पर, देखो ये आ गया हरिद्वार। हरिद्वार में लगता है कुंभ का मेला, आपको सबको मालूम है। उस समय साधु संत जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। तो गंगा में आ गई, यहाँ पर आ गया हरिद्वार। हरिद्वार में आते आते गंगा में प्रदूषण की मात्रा और भी बढ़ जाती है। क्या यहाँ बिल्कुल प्रदूषण शून्य था? यहाँ प्रदूषण मात्रा थोड़ा बढ़ा। गंगा आ गई यहाँ पर हरिद्वार में, गंगा और भी ज़्यादा प्रदूषित हो गई। हरिद्वार में लोग गए, अपने प्रियजनों का अस्थियों का भी प्रवाहित कर दिया। और क्या जाके करते हैं? फूल चढ़ाया गंगा मैया को, नारियल चढ़ाए गंगा मैया को, अगरबत्ती चढ़ाए, अगरबत्ती के पैकेट, और जो कुछ उनके चीज़ होता है कि गंगा जी जा रहे हैं जी, जितने भी तस्वीर है लक्ष्मी मैया का, गणेश भगवान का, शिव भगवान का, सबको अपने लपेटा और कि गंगा जाएंगे तो वहाँ पर प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रदूषण की मात्रा यहाँ भी आकर के बढ़ गई। यहाँ से जब गंगा चलती है आगे और पहुँच गई मान लो कानपुर। अब कानपुर तक पहुँचते पहुँचते जो उद्योग इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री से जो निकला हुआ गंदगी है ना, जूते की फैक्ट्री है, वहाँ से जो गंदगी निकला, नाली जो निकला है ना, उन सभी को हम बहा दिए यहाँ पर कानपुर में आते आते। किसको? सारी गंदगी को, उद्योग धंधे की से निकला हुआ कचरा को, सबको हमने आकर के कानपुर में बहा दिया। अब गंगा क्या था? और ज्यादा प्रदूषित हो गई। यहाँ पर गंगा बिल्कुल प्रदूषित नहीं है। ऋषिकेश में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, हरिद्वार में ज्यादा हो गया, कानपुर में आते आते और भी ज्यादा हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं बनारस, काशी। काशी जो त्रिशूल पर बसा हुआ है, भोलेनाथ का, भोले बाबा के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। और वहां पर तो काशी क्या है? मुक्तिधाम। और मुक्तिधाम में जब गंगा बह करके आती है, तब कोई भी लोग है ना, जिसको अपने स्नेही जनों से प्रेम रहता है, जा करके बनारस के मणिकर्णिका घाट में शव को जलाते हैं। और कई भी घाट होंगे जहां पर शव जलता है, तो जले हुए शव, कुछ अध जले शव। लोगों के ऐसा विश्वास है कि जितना दिन तक व्यक्ति की अस्थि गंगा में रहेगा, उतना दिन तक वो बैंकुट में राज करेगा। तो उनके जो जैसे किसी का पिताजी मर गया तो उनके पुत्र, उनके पुत्रियां और भी गरीब परिवार के जो भी लोग हैं, कहते भाई अब उनको हम ले जाकर के भले जिंदगी भर अपने माता पिता की सेवा ना की हो, लेकिन जाकर के वहां जला देते हैं या अस्थि का विसर्जन कर देते हैं। तो अब ये देखो, उनके पिताजी बैंकुट धाम गए कि नहीं गए, ये तो अपने को पता नहीं, लेकिन गंगा प्रदूषित जरूर होगी। हुई ना गंगा प्रदूषित? हाँ या ना? प्रदूषित हो गई ना। गंगा आते आते यहाँ पर जले लाश, पूरा जला हुआ लाश, या ऐसे ही लाश को बहा दिया जाता है। वहां से गंगा बहते बहते खिलखिलाते खिलखिलाते आगे बढ़ती है और कलकत्ता से होते हुए गंगा पहुंच जाती है। ये आ गया गंगा सागर। गंगा सागर तक पहुंच गई गंगा। ठीक है, गंगा सागर तक पहुंचे। अब जब गंगा सागर तक पहुंचती है तो आप विश्वास नहीं करोगे बच्चे, मैं गई हूँ गंगा सागर, बड़ी उत्साह से गई थी माँ के साथ कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो मैंने कहा गंगा सागर है कैसा, जाके देखूं। और जब वहां गंगा को मैंने सागर के साथ देखा मिलते हुए, तो विश्वास करोगे जितना उत्साह था मेरा सारा ठंडा हो गया। गंगा बिल्कुल काली मिट्टी जैसी, नाली जैसी हो गई थी वहां जाते जाते गंगा। जो गंगा यहां से निकली थी चमचमाती हुई है ना,
छलकती, बल खाती, इठलाती हुई गंगा यहाँ से जब निकली थी, है ना, ऋषिकेश पहुंची, हरिद्वार पहुंची, उसके बाद जो गंगा की जो दुर्गति हुई है, गंगा सागर जाते जाते इसका सारा जोश उत्साह ठंडा हो जाता है और ये यहाँ पर आकर के गंगा सागर से जाके मिल लेती है। और जो मिलन स्थल है, और ये जो है गंगा सागर, जो हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, बात बनाई वो नहीं कर रहे, आंखों से मैंने ऋषिकेश की भी गंगा का देखा और मैंने इस छोर पर भी गंगा को देखा। यहाँ आकर के गंगा का उत्साह बिल्कुल ठंडा हो गया है और एक बहती हुई नाला की तरह, छोटी सी नदी से भी नदी जैसी आती है और पानी बिल्कुल काला आता है, बिल्कुल काला। तो इस प्रदूषण को नापने के लिए जो हमने एक चार्ट बनाया उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। हम समझते हैं बच्चों को फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है, अभी मैंने बताया फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट क्या होता है, कोई पिक्चर्स को, कोई चित्र को, कोई चीज़ों को एक एक करके अगर हम बताना चाहते हैं, पूरा स्टेप बाई स्टेप बताना चाहते हैं, तो हम फ्लिप चार्ट का उपयोग करते हैं। फ्लिप चार्ट में होता क्या है, आगे और पीछे हम चार्ट का पेपर बनाते हैं, बीच में छेद कर देते हैं, एक डोरी लगा देते हैं, और जो कुछ भी हमको 8 या 10 जितने भी हमको बनाने होते हैं उतने हमने चित्र बना लिया। इस चित्र को बना करके इसी चार्ट के भीतर रख देते हैं, है ना, और उसको छेद करके इस तरह से खूंटी में टांग देते हैं, ठीक है। फ्लिप चार्ट आपको समझ में आ गया, मैं समझती हूँ फ्लो चार्ट भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आज एक और हम चार्ट के बारे में जानते हैं, वो चार्ट कहलाता है पाई चार्ट। कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट है। किसी भी चीज को अगर आप, जैसे मान लो कि अभी लाइब्रेरी में हमारी 10 लाख पुस्तकें हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में 50 लाख पुस्तकें हैं, 50 लाख को लिखने में या किसी चीज को करने में टाइम लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, पाई चार्ट अगर हम जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं तो हम पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। मान लो भारत की जनसंख्या कितनी है, अब भारत में जितने भी राज्य हैं, है ना, जितने भी राज्य हैं उन सब का अगर जनसंख्या हम जानना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जाने वो कितना % है ना, बिहार का जाने कितना % है, मध्य प्रदेश का जाने कितना % है, राजस्थान का जाने कितना % है, कर्नाटका का देखना चाहते हैं तो कितना % है, या तो इसको हम पाई चार्ट के माध्यम से बताते हैं। तब पता चल जाता है, एक चार्ट को देखने से पता चल जाता है कि किस भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या अधिक है ना। अब मान लो कि कानपुर की आप जनसंख्या देखना चाहते हो, लखनऊ का देखना चाहते हो, आगरा का देखना चाहते हो, तो जो भी जनसंख्या है, मान लो आगरा का है 15 लाख, ठीक है, 15 लाख है, लखनऊ का है 10 लाख, काशी का है 5 लाख, है ना। अगर जनसंख्या को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि तो परसेंटेज में निकाल करके इस पाई चार्ट के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, और पाई चार्ट देखने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो है शहर का जनसंख्या कितनी है। तो पाई चार्ट समझ में आ गया। या भूभाग को दिखाना चाहते हो, मान लो विश्व में भारत का कितना, भारत की जो जनसंख्या है आपको मालूम है, अब कितना % जो हिस्सा है विश्व का हमारे भारत के पास है ना, इसको भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। पाई बना लिया, एक वृत्ताकार, है ना, और देखते हैं कि भारत का विश्व का कुल 2.4% ही भूभाग जो है वो भारत का है। और मान लो अफ्रीका का ज़्यादा है, अमेरिका का ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका का ज़्यादा है। तो इस सबको अलग अलग, किसी को हमने डॉट के माध्यम से दिखाते हैं, किसी को हम स्टार के माध्यम से दिखाते हैं, किसी को हम लाइन के माध्यम से दिखाते हैं, इस तरह से। तो कौन सी कंट्री का कितना % भूभाग है इसको हम दिखा सकते हैं। किसी को प्लस के माध्यम से दिखाते हैं, है ना। ये आपको दिखाने का तरीका डिफरेंट है, समझ गए। इस तरह से हम पाई चार्ट के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी चार्ट को, अपने डेटा को दूसरे के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटाती हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में।